जो वीडियो है ये आज फर्स्ट वीडियो है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। कुछ विद्यार्थियों की ये रिक्वायरमेंट है कि आवाज़ थोड़ा और ठीक करें, तो मैं जल्द ये प्रयास कर रहा हूँ कि आवाज़ इसकी और अच्छी हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल यूनानी भौगोलिक विचारधारा के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का पूरा टॉपिक ये रहेगा। बीए छठे सेमेस्टर में आपका टोटल ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न आएंगे। ऑब्जेक्ट टाइप में 100 क्वेश्चन होंगे और 100 में से 75 आपको करने होंगे। लेकिन जब आपका इस पेपर में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये 75 प्रश्नों को सही करना बड़ा मुश्किल है। आज से हम यही है कि डिस्क्रिप्टिव क्लास लेंगे, वर्णनात्मक क्लास होंगी और सारी की सारी जो क्लासें होंगी ये सभी आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगी, सिलेबस पर आधारित होंगी। इनके बाद हम जो बात करेंगे वो ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास वीडियो, यूनानी भौगोलिक विचारधारा। मैंने सारे विद्वानों को एक जगह लिख दिया है जो यूनानी भौगोलिक विचारधारा से संबंध रखते हैं। इनको आपको याद करना है, किसी भी तरह से इनको पहचान लेना है कि कौन है ये। तो ये होमर, थेल्स, एनेक्जिमेंडर, ये सारे विद्वानों को आपको एक लिस्ट बना करके लिख लेना है। ये सारे विद्वान यूनानी भौगोलिक विचारधारा के हैं। नंबर तीसरे पे है एनेक्जिमेंडर, नंबर चौथे पे है हिकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, थियोफ्रेट्स। इसके अलावा पाइथियस, थियोफ्रेस्ट का पाइथियस, इराटोस्थनीज, हिप्पारकस और पोसिडोनियस, ये विद्वान हैं। इन सब के बारे में हमें अध्ययन करना है। लेकिन उससे पहले हमें यूनान के विषय में थोड़ा सा अध्ययन करना होगा, यूनानी वैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन करना होगा, ताकि हम उनकी एक मोटा मोटा नज़रिया बना सकें। यूनानी वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों ने भूगोल के प्रायः सभी क्षेत्रों में कार्य किया। यूनानी विद्वानों ने गणितीय, भौतिक तथा प्रादेशिक भूगोल के अतिरिक्त मानचित्र कला के विकास में भी योगदान दिया है। यूनानियों ने दार्शनिक और वैज्ञानिक अभिरुचि, विचार कर सकने योग्य बुद्धि, जिज्ञासु स्वभाव तथा समझ सकने योग्य मस्तिष्क था। सिकंदरिया यानी मिस्र, जो आज मिस्र है, वहाँ पहले सिकंदरिया था। सिकंदरिया में प्रसिद्ध संग्रहालय और पुस्तकालय की स्थापना ने यूनानी विद्वानों को प्रकृति, स्थान और मनुष्य के बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरित किया। यहाँ पर हम प्रमुख यूनानी भूगोलवेत्ताओं के विचारों का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करेंगे। सबसे अग्रणी प्राचीन भूगोलवेत्ताओं में होमर का नाम उल्लेखनीय है। तो सबसे पहले विद्वान होमर ही माने जाते हैं। होमर के 2 ग्रंथ हैं, 2 किताबें हैं। ओडिसी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जाती है, और इलियड। ये इलियड और ओडिसी 2 ऐसे ग्रंथ हैं जो सबसे पहले लिखे गए थे ज्योग्राफी के। कई सारे साहित्य इससे पहले लिखे गए होंगे, लेकिन भूगोल के विषय में जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार ओडिसी और इलियड हैं जो होमर के द्वारा लिखी गई थी। ये कंपटीशन एग्जाम की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। विचार देख लेते हैं होमर का क्या विचार था। होमर ने अपने इस ग्रंथ के माध्यम से विभिन्न स्थानों का वर्णन किया। होमर का विचार था कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है तथा चारों ओर यह सागर सरता से घिरी हुई है। यानी पृथ्वी है ये और उसके चारों तरफ क्या है, जल ही जल है, सागर सरता है। सूर्य सागर सरता से निकलता है और अस्त होते समय उसी में विलीन हो जाता है। तो जब आप समुद्र के किनारे बैठते हैं तो सूर्य आकर के नीचे को डूबता है और वो ऐसा लगता है समुद्र के किनारे कि जैसे समुद्र में समा गया हो। और जब आप विपरीत दिशा में बैठेंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि सूर्य समुद्र में से निकल रहा है। तो ऐसी होमर ने छवि बनाई और इस किताब में लिखी कि सूर्य सागर सरता से निकलता है और उसी में विलीन हो जाता है। अगले विद्वान हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। थेल्स। थेल्स के बारे में योगदान देख लेते हैं। इनका मुख्य योगदान गणितीय भूगोल के क्षेत्र में है। गणितीय भूगोल के पहले जानकार थेल्स को ही माने जाते हैं। ये गणितीय भूगोल के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। ये पहले विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्थानों की स्थिति निर्धारित करने की दिशा में कारगर प्रयास किया।
विभिन्न स्थानों की स्थिति का मतलब अमेरिका कहाँ पर है, ब्रिटेन कहाँ पर है, इंग्लैंड कहाँ पर है, इस तरह से जो स्थिति निर्धारित की है मैप में, वो इनका प्रयास काफ़ी सराहनीय रहा है। इन्होंने पृथ्वी को पानी में तैरती तस्तरी के समान माना। जैसे नाव चलती है पानी में, उस तरह से पानी पर तैरती हुई तस्तरी के समान माना था। इन्होंने बताया कि वृत्त व्यास द्वारा दो भागों में विभक्त हो सकती है पृथ्वी। जैसे ये पूरी पृथ्वी है, वृत्त व्यास 0 डिग्री हमने मान लिया, तो ये जो वृत्त व्यास होता है ये चारों तरफ होता है, इसके इस तरह से घुमा हुआ होता है। तो एक उत्तर और एक दक्षिण के बारे में इन्होंने बताया था। अगले विद्वान हैं एनेक्जिमेंडर। एनेक्जिमेंडर 610 बीसी से 546 बीसी के बीच ये रहे। इनका भौगोलिक योगदान, गणितीय भूगोल में इनका विशेष योगदान था और सबसे पहले इन्होंने मानचित्र अच्छे बनाए थे। नोमोन, ये भाई आप याद रखेंगे, नोमोन तथा धूप घड़ी नामक यंत्र का आविष्कार किया था एनेक्जिमेंडर ने। तो परीक्षा में पूछा जाता है नोमोन किस ने बनाया था, या ये किसका, इसके जन्मदाता कौन है, यह एनेक्जिमेंडर द्वारा बनाया गया यंत्र का नाम बताइए। तो ये नोमोन है। इस यंत्र द्वारा खगोल विद्या के विकास में पर्याप्त सहायता मिलती है या मिली है। नंबर तीसरा है एनेक्जिमेंडर प्रथम व्यक्ति थे जिसने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया। देख लो, ये पहले विद्वान थे जिसने मापक पर बनाया। मापक पर बनाने का मतलब है नाप तोल करके बनाया था। इस मानचित्र में यूनान को विश्व के मध्य में दिखाया था। हिकैटियस, अगले विद्वान है हिकैटियस। हम इनका हल्का हल्का रेफरेंस, ये वीडियो थोड़ा बोरिंग हो सकता है क्योंकि ये चीज़ें आपने कभी पढ़ी नहीं है, तो आज पहली बार इनको पढ़ रहे हैं। कंपटीशन लेवल के जो ज्योग्राफी के, स्पेशल ज्योग्राफी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो ये पूछी जाती हैं, लेकिन पुलिस, लेखपाल जैसी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन आपका सिलेबस है, सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे सिलेबस में। योगदान देख लेते हैं अपनी पुस्तक जस्ट पीरियड। इनकी पुस्तक हिकैटियस की जस्ट पीरियड है, ये आप लिख लें अलग से, हिकैटियस जस्ट पीरियड, ठीक है। जस्ट पीरियड द्वारा पृथ्वी का वर्णन में इन्होंने भूमध्य सागर के द्वीपों व जल संधियों का वर्णन किया है। जस्ट पीरियड में इन्होंने पृथ्वी के बारे में विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध ज्ञान को संकलित कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया है। हेरोडोटस के बारे में देखते हैं। 485 से 525 बीसी के बीच में इनका जीवन काल रहा। इन्होंने नील नदी के डेल्टा के निर्माण का वर्णन किया। नील नदी का डेल्टा आपको पता ही होगा, नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर उत्तर में बहती है और भूमध्य सागर में जाकर अपना डेल्टा बनाती है और उसी में गिर जाती है, मुहाना बनाती है। तो इन्होंने जो माना था वो नील नदी के डेल्टा के विषय में इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्णन किया था। इनके अनुसार नील नदी के डेल्टा का निर्माण इथोपिया से काटकर लाई गई काली मिट्टी से हुआ है। नंबर दूसरा है, इनके अनुसार इतिहास का अध्ययन भौगोलिक आधार पर तथा भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। ये जो कोटेशन है, ये जो लाइन है, ये लाइन पूछी जाती है कि ये किसने कहा। तो ये जो लाइन है आप याद करेंगे इस लाइन के बारे में और आप बताएंगे कि ये हेरोडोटस की लाइन है। हेरोडोटस को आप अच्छे से तैयार कर लें, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हाँ, तीसरा पॉइंट ले लेते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम तापमान एवं वायु की गति, जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ से वायु ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर से गर्म होकर वायु ऊपर उठ जाती है, ठंडे प्रदेशों से वायु वहाँ आ जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले बताया था हेरोडोटस ने ही बताया था। इनके अनुसार वायु ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की ओर बहती है। नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, चौथा नंबर है, इन्होंने अफ्रीका व एशिया महाद्वीप को अरब सागर द्वारा पृथक बताया, जबकि इससे पूर्व दोनों महाद्वीपों को नील नदी का द्वारा पृथक माना जाता था। ऐसा इनका मानना था। जो आप अफ्रीका महाद्वीप वर्तमान में आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह का अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पर है ये अरब प्रायद्वीप वगैरह। यहाँ से नील नदी निकल कर के आगे जाती है और यहाँ पर जाकर गिर जाती है। यहाँ विक्टोरिया झील है, यहाँ से निकलती है। तो पहले आप हेरोडोटस से पहले की बात करेंगे तो हेरोडोटस से पहले ये माना जाता था कि ये एक महाद्वीप है, ये वाला, ये अलग महाद्वीप है। लेकिन
सबसे पहले हेरोडोटस ने बताया था कि ये पूरा महाद्वीप है, ये तो केवल एक नदी है जो महाद्वीप के बीच में से निकल रही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हेरोडोटस ने उस समय तक ज्ञात संसार का मानचित्र भी बनाया था। ठीक। अगले विद्वान है प्लेटो। प्लेटो का मानना था कि प्रत्येक वस्तु मूलतः सर्वप्रथम पूर्ण एवं आदर्श स्थिति में होती है तथा क्रमशः ह्रास व विरूपण द्वारा वह अपूर्ण दिखाई देती है। इस दूसरे पॉइंट को और पढ़ लेते हैं जो प्लेटो से संबंधित है। दरअसल प्लेटो का ये मानना था कि ईश्वर अगर कोई चीज़ बना रहा है, जैसे पृथ्वी बना रहा है या कोई पौधा बना रहा है या इसके अलावा कोई और चीज़ बना रहा है, तो जो भी ईश्वर बनाएगा वो पूरी बनाएगा ना। आदि ऐसे थोड़ी आदि बना देगा, इधर का कुछ नहीं होगा इधर का ही होगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी पृथ्वी बना दे कि इधर की कटी हुई है नहीं है और इतनी पृथ्वी है। सेब बनाएगा तो सेब पहले चाहे छोटा होगा, सेब चाहे छोटा होगा इस तरह का, लेकिन बनेगा पूरा ही। ये बढ़ता रहेगा, लेकिन ये है पूरा ही सेब। ऐसा नहीं हो सकता कि सेब को आधा कट के ऐसा बन जाए। तो प्लेटो का मानना था कोई भी चीज़ पूरी तरह बनेगी, ना कि आधी बनेगी। तो उनका ये जो तर्क था ये बिल्कुल सही था। और इनका ये भी मानना था कि जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से गोल या अंडाकार में है और गेंद की तरह है। आगे देखते हैं, किसी तत्व का वास्तविक स्वरूप निगमनात्मक तर्क द्वारा समझा जा सकता है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर प्लेटो पाइथागोरम द्वारा प्रस्तुत इस संकल्पना के समर्थक थे कि पृथ्वी चपटी नहीं वरन गोलाकार या अंडाकार है। इनसे पहले माना जाता था पृथ्वी चपटी है, तो तभी इन्होंने कहा था कोई चीज़ पूर्णता में ही बनेगी, ऐसी आधी अधूरी चीज़ नहीं बन सकती है। आगे बात करते हैं, हाँ, क्योंकि यही ज्यामितीय स्वरूप पूर्णता का घोतक है। पृथ्वी ईश्वर द्वारा मानव के निवास स्थान के रूप में सर्वरूपेण पूर्ण बनाई गई है। यह ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। ये जो बताया था यह ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, ये इनका कथन बिल्कुल गलत था, लेकिन उस समय पर ऐसी कल्पना करना भी एक बड़ी बात थी। तथा अन्य ग्रह इसके चक्कर काट रहे हैं। दरअसल हमारी पृथ्वी पर खड़े होकर जब कोई व्यक्ति देखता है तो ग्रह ऐसा लगता है कि इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसा प्लेटो ने देखा, नई रिसर्च उस समय नहीं हो पाई थी, तब वो उसने ऐसा ही बताया। मनुष्य अपने कार्यों द्वारा इस पूर्णता को बिगाड़ने में सक्रिय है। इस प्रकार प्लेटो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानव को विनाशकारी तत्व के रूप में चित्रित किया। उसका मानना था प्लेटो का कि मनुष्य इसको बिगाड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो मनुष्य एक विनाशकारी भी हो सकता है। ये सबसे पहले किसने बताया था? ये सबसे पहले प्लेटो ने ही बताया था। तथा वातावरण संरक्षण की ओर ध्यान इंगित किया। अब उस समय विद्वानों का ध्यान जो है फिर वातावरण को संरक्षित करने में गया। प्लेटो की संकल्पना थी कि पृथ्वी अंडाकार या पिंडाकार है। पूर्णतः निगमनात्मक तर्क पर आधारित थी, क्योंकि इनके पक्ष में इन्होंने किसी प्रत्यक्ष प्रमाण का साक्ष्य नहीं दिया। यह तर्क प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने दिया था। आगे बात करते हैं हम अरस्तु की। एरिस्टोटल इनको इंग्लिश में कहते हैं। प्लेटो के विपरीत अरस्तु आगमनात्मक अध्ययन पद्धति के पक्षधर थे, जबकि अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। उनका निश्चित मत था कि सिद्धांत प्रतिपादन का सर्वोत्तम मार्ग तथ्यों के प्रत्यक्ष निरीक्षण के माध्यम से है। आगमनात्मक विचार प्रक्रिया में शोधकर्ता विशिष्ट से व्यापक, ध्यान दें, हाँ, यहाँ आप इंग्लिश में याद रखेंगे इसको, पार्टिकुलर से जर्नल की ओर अग्रसर होता है, जबकि निगमनात्मक विचार प्रक्रिया में व्यापक से विशिष्ट की ओर, यानी जर्नल से पार्टिकुलर की ओर अग्रसर होता है।
अरस्तु का मत था कि पृथ्वी का क्रमशः विरूपण नहीं हो रहा, वरन इसका स्वरूप पूर्णता की ओर विकसित हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के उद्देश्य व योजना के अनुसार ही पृथ्वी का रूपांतरण हो रहा है। अरस्तु ने भी प्लेटो की तरह पृथ्वी को गोलाकार अथवा अंडाकार माना, पर इसके लिए उन्होंने ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए। अरस्तु की यह धारणा थी कि पृथ्वी की सतह पर मानव अधिवास की संभावना किसी स्थान की विषुवत रेखा से दूरी पर निर्भर है तथा विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में सूर्य की गर्मी के कारण मानव जीवन असंभव नहीं है। वास्तव में यह संकल्पना गलत थी, परंतु समकालीन बौद्धिक संसार में अरस्तु की प्रतिष्ठा इतनी व्यापक थी कि उनके विचार प्रायः निर्विवाद मान लिए जाते थे। अरस्तु उस समय बहुत हाई लेवल के विद्वान थे। उनके सामने अगर वो गलत भी कोई तथ्य देते थे तो गलत चीज़ों को भी किसी को नकारने की हिम्मत नहीं थी। थियोफ्रेट्स 370 बीसी में आए थे। इन्होंने पौधों के इतिहास को बताया तथा वनस्पति व इतिहास के पारंपरिक संबंधों को जानने की कोशिश की। इस प्रकार इन्होंने वनस्पति भूगोल की नींव रखी। तो वनस्पति भूगोल के जन्मदाता अगर कोई पूछे आपसे तो थियोफ्रेट्स हैं, ठीक है। पाइथियस अगले विद्वान है। पाइथियस ये 350 बीसी में आए थे। पाइथियस एक महान अन्वेषण यात्री थे। इसने भूमध्य सागर पार करके फ्रांस के तट से होते हुए ग्रेट ब्रिटेन का चक्कर लगाया था। इसने समुद्र में ज्वार उठने की बात बताई तथा इसके चंद्रमा की कलाओं से संबंध होने का अनुभव किया। वास्तव में चंद्रमा की जो कलाएं, कभी चंद्रमा इतना बड़ा है, कभी चंद्रमा पूरा गोल है, तो चंद्रमा की जो कलाएं हैं, चंद्रमा जो बदलता रहता है, इस बदलने का पृथ्वी पर लोगों पर प्रभाव पड़ता है, किसी न किसी रूप में वो प्रभावित करता है हमें। तो ये वास्तव में आज के विद्वान भी इस बात को मानते हैं कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी पर रहने वाले लोग या पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसके बाद इराटोस्थनीज, मैंने आपको शुरू में बताया था इराटोस्थनीज भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं। अब इराटोस्थनीज भूगोल के जन्मदाता हैं और आधुनिक भूगोल के जन्मदाता हमबोल्ट को माना जाता है। हमबोल्ट, तो जो हमबोल्ट हैं उनको आधुनिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। ये प्रश्न भी याद करने योग्य है। और इराटोस्थनीज को भूगोल के जन्मदाता कहा जाता है। ज्योग्राफी का इन्होंने एक किताब लिखी और ज्योग्राफी शब्द भी इन्होंने ही दिया था। अध्ययन की एक पृथक शाखा के रूप में भूगोल की स्थापना का श्रेय इराटोस्थनीज को जाता है। यानी सबसे पहले एक अध्ययन की शाखा जो बनाई थी वो इराटोस्थनीज ने ही बनाई थी। इनका डेट भी आप याद रखना, 276 बीसी से 194 बीसी के बीच रहे थे। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इराटोस्थनीज ने ही किया था। इन्होंने ज्योग्राफी का शीर्षक से एक भौगोलिक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने पृथ्वी की परिधि को सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर मापा तथा इसे 2,50,000 स्टेडिया यानी 28,000 मील बताया, जो वास्तविकता के काफ़ी निकट थी। उन्होंने उस समय प्रचलित ज्ञान के आधार पर संसार का मानचित्र भी बनाया। इस मानचित्र में इसने खड़ी व पड़ी लाइनें डाली। खड़ी लाइनों का मतलब है देशांतर रेखाएं, ठीक है, और पड़ी लाइनों का मतलब है अक्षांश रेखाएं। तो इसने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को डाला, लेकिन वो पूरी तरह सही तो नहीं थी, लेकिन इसने प्रयास किया कि पूरे वर्ल्ड को एक सही दिशा में ले गया है। जिसे हम अक्षांश व देशांतर रेखाएं कह सकते हैं, परंतु ये लाइनें अनियंत्रित व दोषपूर्ण थी। इराटोस्थनीज सिकंदरिया के पुस्तकालय में 40 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे। उस काल में यह पद शिक्षा का सर्वोच्च सम्मान माना जाता था। इराटोस्थनीज ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिका में पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में बांटा। ये लाइन याद करने योग्य है कि इराटोस्थनीज ने पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में बांटा था। जलवायु कटिबंध का मतलब ये है कि जैसे हम पृथ्वी का मैप बनाते हैं, आज 6ठी क्लास में पढ़ाया जाता है, 1 मिनट, जैसे ये पूरी पृथ्वी है
और इस पृथ्वी में बीच में 0 डिग्री है। यहाँ पर एक कर्क रेखा है, तो ये 2 ऊपर और 2 नीचे 5 भाग हो गए। इस तरह से इन्होंने 5 भागों में पृथ्वी के कटिबंधों को बांटा था। और ये बात सही है कि आज भी 5 भाग में बटा हुआ है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर इस लाइन या इस कटिबंध की जो पर्यावरणीय दशाएं हैं वो लगभग समान है। आगे हम बात करते हैं इसमें इराटोस्थनीज ने पृथ्वी तल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन को भूगोल की विषय वस्तु बताया। संक्षेप में इराटोस्थनीज ने भूगोल के क्षेत्र में 3 मुख्य योगदान दिए। नंबर पहला है पृथ्वी की परिधि का आकलन किया था, जो कि बिल्कुल सही के करीब था। नंबर दूसरा है निवास्य क्षेत्र का मानचित्र, जिसमें अनियमित अक्षांश देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया था। उस समय अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग करना कल्पनाओं से बहुत दूर था। इस निवासी क्षेत्र का वर्णन करते हुए पुस्तक लेखन ज्योग्राफिका में किया। इराटोस्थनीज की पुस्तक ज्योग्राफिका के अनुसार विश्व सागर से घिरा एक विशाल द्वीप है, जिसका पूरा पश्चिम विस्तार 78,000 स्टेडिया है। इसके अनुसार निवासी जगत के पश्चिमी छोर पर अटलांटिक महासागर तथा पूर्वी छोर पर बंगाल की खाड़ी है। यदि कोई पश्चिम दिशा में नौका चालन करता जाए तो अंततः पूरब में एशिया के छोर तक पहुंच जाएगा। यही संकल्पना बाद में कोलंबस की यात्रा का आधार बनी। तो उस समय पर ये स्पष्ट कर देना कि अगर आप इधर को यात्रा करेंगे तो फिर आप इधर को निकल आएंगे, ऐसा इन्होंने माना था। ये पश्चिम दिशा है कि अगर आप पश्चिम की ओर यात्रा करेंगे और करते जाएंगे तो एक समय वो आएगा कि आप इधर से निकल जाएंगे। तो इसलिए ये आकलन भी हो गया था कि पृथ्वी चारों तरफ से इस तरह से गोल है। हिप्पारकस के बारे में पढ़ते हैं। 150 BC के रहे हैं। इराटोस्थनीज की मृत्यु के पश्चात सिकंदरिया के पुस्तकालय अध्यक्ष पद हिप्पारकस नियुक्ति हुए। इनके प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं, देख लेते हैं ज़रा कौन कौन से इन्होंने योगदान दिए हैं। हिप्पारकस ने इराटोस्थनीज के अनियमित अक्षांश देशांतर रेखाओं के दोषों को देखते हुए बराबर दूरी पर अक्षांश देशांतर रेखाएं खींचते हुए मानचित्र बनाए। दरअसल जो इराटोस्थनीज ने इस तरह से मानचित्र बनाए थे, देशांतर है ये और इस तरह से ये अक्षांश है, तो इनकी इराटोस्थनीज की जो रेखाएं थी वो पूरी तरह से सही नहीं थी, अनियमित थी। लेकिन जब हिप्पारकस ने इनको बनाया तो ये देशांतर रेखाएं इन्होंने 360 बनाई, जो कि बराबर दूरी पर थी, और अक्षांश रेखाएं इन्होंने 90 बनाई, जो कि बराबर दूरी पर थी। और यही क्रम हम आज यूज करते हैं। तो उस समय के विद्वान ने इतनी सारी चीज़ें हमें उस समय पर बता दी थी। और इन्होंने क्या किया था, मानचित्र भी बनाए जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी खींची थी। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं निश्चित करने के लिए इन्होंने एक उपकरण एस्ट्रोलेब का आविष्कार किया था। यह उपकरण नोमोन की अपेक्षा उपयोग में सरल तथा अधिक शुद्ध था। तो जो एस्ट्रोलेब है इसको आप बढ़िया से याद रखेंगे। एस्ट्रोलेब जो यंत्र था, उपकरण था, ये आपका हिप्पारकस ने बनाया था। 2 चीज़ें आप इसकी मोस्टली याद रखेंगे, एक तो देशांतर और अक्षांश रेखाओं को सही पोजीशन में लाए थे, और दूसरा एस्ट्रोलेब नामक यंत्र का इन्होंने आविष्कार किया था, जो कि नोमोन की अपेक्षा ज़्यादा सरल था और ज़्यादा सटीक गणनाएं करता था। आपको पता होगा नोमोन किसने बनाया था, हैं? तो नोमोन के बारे में मैंने इस वीडियो में पढ़ाया। अगर वीडियो पूरी देखिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि ये नोमोन नामक ये यंत्र किसने बनाया था। अगले पर आते हैं। दूसरा नंबर है हिप्पारकस ने अक्षांश एवं देशांतरों के आधार पर ज्ञात मानवीय भूभाग को 11 जलवायु के अक्षांशीय कटिबंधों में विभाजित किया था। अब इराटोस्थनीज ने इसको 5 कटिबंधों में विभाजित किया था। ये सब नोट करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन हिप्पारकस ने इसको 11 में विभाजित किया है। ठीक है, हाँ, विभाजित किया जो विषुवत रेखा के समानांतर था। समानांतर का मतलब जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री है उसके समान अंतर पर था, इस तरह से। ठीक है,
इन्होंने प्रत्येक अक्षांश पर दिन की अवधि भी बताई। इन्होंने बताया था कि जो प्रत्येक अक्षांश है ये वाला, जैसे 0 डिग्री है तो दिन की अवधि यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर दिन की अवधि छोटी होगी। तो सबसे पहले ये किसने बताया था? ये हिप्पारकस ने बताया था। दिन की अवधि का मतलब है कि दिन का टाइम, जैसे कहीं पर दिन 12 घंटे का होता है, कहीं पर 14 घंटे का दिन होता है, कहीं पर 8 घंटे का दिन होता है। तो दिन की अवधि कहाँ पर कितनी होगी, ये सबसे पहले किसने बताया? ये हिप्पारकस ने बताया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट है इनका, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है ये। हिप्पारकस, ये जो टाइप हुआ है ये इंग्लिश वर्जन टाइप हो गया है, लेकिन इसका नाम हिप्पारकस है। हिप्पारकस प्रथम विद्वान था जिसने वृत्त को 360 अंशों में विभाजित किया था। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हिप्पारकस ने विषुवत रेखा को पृथ्वी पर एक महान वृत्त के रूप में परिकल्पित किया, जो पृथ्वी को 2 भागों में बराबर बराबर बांट देता है। भाई जो 0 डिग्री है, ये वाली 0 डिग्री, ये 0 डिग्री पृथ्वी को वास्तव में 2 भागों में बांटती है, एक उत्तर और एक दक्षिण। उत्तर भाग में 90 अक्षांश है और दक्षिण भाग में भी कितने हैं? 90 अक्षांश है। ये सवाल भी पूछा जाता है आज के कंपटीशन एग्जाम में कि टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो ये वाला जो विकल्प होगा आपका 181 वाला, ये सही होता है, जबकि उसमें विकल्प 180 का भी दे रखा होता है, ये गलत है। आगे बात करते हैं हम पाँचवें पर। हिप्पारकस के अनुसार चूँकि पृथ्वी 360 डिग्री में विभाजित है तथा यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा लेती है, तथा 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। अब देखो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाती है, ये उस समय कल्पना हो गई थी, जबकि आज के विद्वान भी यही मानते हैं और असलियत भी यही है कि 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में हमारी पृथ्वी चक्कर लगा लेती है, और ये बिल्कुल इनकी गणनाएं बिल्कुल करेक्ट थी। नंबर 6 देखते हैं, और मुझे लगता है हो गया, ये लास्ट चल रहा है। पोसिडोनियस हमारा लास्ट है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी अगले जो चैप्टर होंगे आपके बहुविकल्पीय, वो इससे थोड़े छोटे हो जाएंगे, लेकिन ये इसके अलावा कोई विकल्प ही हमारे पास नहीं था। नंबर 6 देख लेते हैं। मानचित्र प्रक्षेप के विकास की दिशा में भी हिप्पारकस के योगदान महत्वपूर्ण था। उसने पिंडाकार पृथ्वी को समतल कागज पर चित्रित करने के प्रयास में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में योगदान दिया था। ठीक, अगले और लास्ट विद्वान का नाम है पोसिडोनियस, और ये पोसिडोनियस काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन सिलेबस में है तो पूछे जाएंगे। जब आप पीजीटी की तैयारी करेंगे तो ये यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। पोसिडोनियस ने इराटोस्थनीज की तरह पृथ्वी की परिधि की माप की थी। पोसिडोनियस ने इराटोस्थनीज की तरह ही पृथ्वी की माप की थी, जो 18,000 मील थी, जो वास्तविक परिधि से काफ़ी कम थी। पोसिडोनियस की इस माप को ही टॉलमी ने अपने मानचित्र में प्रयोग किया। देखिए टॉलमी, आने वाले जो वीडियो होगा इसके बाद उसमें टॉलमी का अध्ययन करेंगे हम। टॉलमी से प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है टॉलमी। लेकिन टॉलमी ने क्या किया, इनके पोसिडोनियस के बाद आए थे टॉलमी, तो टॉलमी ने जो गणनाएं की थी वो इनके आधार पर की थी, जो कि गलत हो गई थी। तो पोसिडोनियस की इस माप को ही टॉलमी ने अपने मानचित्र में प्रयोग किया। इसी वजह से टॉलमी का मानचित्र दोषपूर्ण हो गया था, यानी गलत हो गया था। तो आज का टॉपिक तो ये यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।